गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं फिजिक्स का ही ये रिवीजन सीरीज का अगला पार्ट, यही मैग्नेटिज्म ही है, इसका सेकंड पार्ट। तो हमने आपको फर्स्ट पार्ट में समझाया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक फोर्स किसी मूविंग चार्ज पर कैसे निकालते हैं और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स। आज हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर एंड देन प्योर मैग्नेट्स लाइक बार मैग्नेट्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट ठीक है। तो भाई जब करंट पर हम लोग देखने जाएंगे कि कितना फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, तो उसके लिए इक्वेशन यूज करेंगे F इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। ध्यान में रखना कि इस इक्वेशन को यूज करने के लिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? यूनिफॉर्म। सिंस कि हम लोग जो है जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट एग्जाम के लिए, उसमें हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को ही डील करना है मेनली, इसलिए मैंने आपको इसका डिफरेंशियल फॉर्म नहीं लिखवाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें? F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। आई इज डेफिनेटली व्हाट? करंट। एल इज व्हाट? लेंथ। आई एल, तो यहाँ पर देखो आई एल जो है इस पर एक वेक्टर साइन पड़ा हुआ है, तो एक वेक्टर वाइज में अगर हम लोग कभी भी लेंथ का बात करेंगे तो दिस लेंथ इज ऑलवेज इफेक्टिव स्ट्रेट लेंथ ऑफ वायर। अगर मान लो कि कभी भी एक वायर तुम्हें कर्व फॉर्म में भी दे दे, तो भी हमें उसका कर्व लेंथ को नहीं लेना है, उसके इन बिगिनिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो है, उसके बीच का जो स्ट्रेट लेंथ है, डायरेक्टली जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, सेम वैसा ही आपको यहाँ पे समझना है स्ट्रेट लेंथ। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें यहाँ पे समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर एक वायर ऐसा है, ठीक है, सेम ऐसा है, अगर इसका लेंथ को हम कह रहे हैं सपोज कर लो 2 मीटर, तो अगर दूसरा कोई एक वायर है, एक दूसरा वायर है जो मान लेते हैं वायर कुछ ऐसा है, तो इस वायर में भी अगर करंट जाए तो इसका भी स्ट्रेट लेंथ जो होगा वो यही सेम रहेगा 2 मीटर। अगर सपोज कर लो कि एक तीसरा वायर है सब इसी दो पॉइंट के बीच में, और ये जो है वायर कुछ ऐसा है और ऐसा है, तो देखो यहाँ पर जो वायर पहले ऊपर गया फिर इस तरीके से गया, इसका भी स्ट्रेट लेंथ कितना हो जाएगा? यही सेम 2 मीटर। तो यानी हमें सिर्फ इनिशियल पॉइंट देखना है और फाइनल पॉइंट को देखना है। तो जितने भी पार्ट को तुम कंसीडर कर रहे हो, जिस भी लेंथ वाले पार्ट को तुम कंसीडर कर रहे हो, उसका स्टार्टिंग और उसका फाइनल पॉइंट को देख लो, उसका जो स्ट्रेट पार्ट आएगा सीधा सीधा, वही यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ का काम करेगा। तो आई एल क्रॉस बी, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। अब बात करते हैं हम लोग इसी के स्केलर फॉर्म को, यानी मैग्नीट्यूड फॉर्म को। तो F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो F इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, ये फोर्स लगता है किसी एक करंट कैरिंग वायर पर। मान लेते हैं ये एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट आई है, क्योंकि हमें स्ट्रेट लेंथ ही देखना था इसलिए स्ट्रेट वायर बनाया। इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पॉइंट उससे लेकर के इस पॉइंट तक, ये लेंथ है L। मैग्नेटिक फील्ड जो B है वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर रखा हुआ है। मान लेते हैं कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ ऐसा करके है। तो दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन विच दिस पर्टिकुलर करंट वायर इज प्लेस्ड। मेरी बात क्लियर है ना? तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर पर फोर्स लगाएगा। क्लियर है? एंड दैट फोर्स इज दिस वन। ओके, बी ही क्लियर हो गया, ये बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं ये थीटा पर। तो थीटा क्या है? तो थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन दिस करंट वायर, ये जो करंट वायर दिख रहा है, ये जो लेंथ दिख रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर है। तो बताओ लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना मिलेगा? यहाँ पर ये ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर गया ना, तो थीटा विल बिकम हाउ मच? इन दिस केस थीटा विल बिकम 90 डिग्री। तो इस पर्टिकुलर केस में, इस एग्जांपल में फोर्स का वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे? तो आई एल बी साइन 90, सो 1। क्लियर है? सपोज कर लेते हैं अगला एग्जांपल लेते हैं ऐसा ही। मान लेते हैं अपना वायर ऐसा ही है, सेम यही है वायर आई, लेंथ हो गया एल, लेकिन यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, दैट मैग्नेटिक फील्ड लेट इट बी, इट इज लाइक दिस। तो अगर ये है मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिफॉर्म होना जरूरी है, तभी हम लोग ये इक्वेशन यूज कर पाएंगे। डन है? तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ यूनिफॉर्म दिख रहा है, इक्वल स्पेसिंग लाइन से। मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है ना, दिस पर्टिकुलर एंगल जो करंट वायर के साथ बन रहा है, वो है 30 डिग्री। ठीक है, तो इस वायर पर फोर्स कितना लगेगा? तो द फोर्स मैग्नीट्यूड विल बी आई एल बी, यहाँ पर कितना आ जाएगा? साइन 30। सो बेसिकली साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। सो आई एल बी बाई 2। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड समझ में आया। अगर हमारे पास में स्ट्रेट वायर रहेगा तो डायरेक्टली लेंथ ले लो। अगर हमारे पास में मान लेते हैं कि कर्व्ड वायर है,
सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास में ऐसा एक वायर है, एक सेमी सर्कुलर वायर है। इस वायर का, इस लूप का मान लो कि रेडियस जो है वो रेडियस दिया हुआ है r। हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस वायर पर कितना फोर्स लगेगा। इफ दिस वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। ये मान लेते हैं कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर को हमने रख दिया, तो बताओ इस पर फोर्स कितना लगेगा। तो सबसे पहला काम है तुम्हारा इक्वेशन को समझना। तो इक्वेशन पहले लिख लो मैग्नेटिक फोर्स का, कितना लिखोगे, आई एल बी साइन थीटा। इक्वेशन डन है। अब हमें लिखना है आई की जगह तो आई, लेंथ की जगह क्या लिखोगे। तो लेंथ के लिए आपको वायर का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को लेना है, जितने सेक्शन पे वो फोर्स पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका इनिशियल जो पॉइंट रहा वो रहा ये, और जो फाइनल पॉइंट है वो रहा ये। अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या ये वायर स्ट्रेट है, नहीं है ना। तो हम लोग इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट ऐसे मिलाएंगे, जो ये लेंथ का वैल्यू आएगा वही लेंथ यहाँ पर हम लोग रखेंगे। तो सिंस इट्स रेडियस इज r, तो बताओ ये वाला लेंथ को क्या बोलोगे, 2r। जबकि अगर एक्चुअल लेंथ को लिखना होता तो एक्चुअल लेंथ का वैल्यू कितना होता, पाई r, क्योंकि पूरा ये 2 पाई r होता है ना, तो उसका आधा कितना होता है, पाई r। तो हम लोग पाई r को लेंगे या 2r को लेंगे। तो पाई r इज द कर्व्ड लेंथ, हमें नहीं लेना है, हमें 2r लेना है इनिशियल पॉइंट और बिगिनिंग पॉइंट के बीच में। तो यहाँ पर l की जगह पर कितना आ जाएगा, 2r इंटू मैग्नेटिक फील्ड जो है सो है इंटू, अब साइन थीटा के बारे में आया। अब देखो ये जो वायर है ये इफेक्टिव वायर है, दिस इज द इफेक्टिव वायर, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। तो बताओ लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल ऑब्वियसली दिख रहा है तुम्हें, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 90। सो ये वाला वैल्यू हो गया 1। सो आंसर इज 2IRB। समझ में बात आ गई। तो ये कर्व्ड वायर पर हमें स्ट्रेट सेक्शन को लेना है, और जो स्ट्रेट है वो तो स्ट्रेट ही है। ठीक है, फोर्स निकल गया। अब बारी आता है फोर्स का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालोगे। तो इसके लिए दो तरीका पहले सिखाता हूं मैं आपको। तो दो तरीका में पहला जो तरीका है वो तो राइट हैंड थंब रूल को यूज करो, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, जिसमें कि ये क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट किसका किसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, तो अपने पास में जो पहला वेक्टर है वो है IL, मतलब लेंथ वाला, और दूसरा वाला जो वेक्टर है वो है मैग्नेटिक फील्ड B वाला। ठीक है, अब जैसे सपोज कर लो कि ये है वायर, ठीक है, और ये है मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हो गया वायर, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड डन। राइट हैंड का ये वाला जो फिंगर्स हैं, इन फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर पे प्लेस करो। तो चलो फर्स्ट वेक्टर ये है IL, प्लेस कर दिया। अब ये जो फिंगर्स है इसको कर्ल करना विदाउट मूविंग दिस पार्ट। ठीक है, सिर्फ इसको ऐसे से करके कर्ल करना है इस सेक्शन को दूसरे वेक्टर की तरफ। तो दूसरा वेक्टर अंदर की तरफ है तो इसको ऐसे बना लो। अब इसको कर्ल करो, तो जैसे ही इसको कर्ल करोगे ये थंब विल कम इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी यहां पर ये ऊपर की तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओवर हियर। ठीक है, अब यहां पर सिंपल बात है, पहला वेक्टर लिया, दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल किया एंड द थंब विल इंडिकेट। क्लियर। कोई और एग्जांपल्स से भी आप सोचो। सपोज कर लो कि ये वायर जो है वो कुछ ऐसा है, सोच लिया। अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सपोज कर लो अब भी ऐसा ही है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में। बोलो तो इस पर फोर्स किधर लगेगा। तो फर्स्ट वेक्टर के तरफ में ये फिंगर्स को रखो, सेकंड वेक्टर के तरफ में कर्ल करो। तो ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर है ना, तो हमने इसको इधर रखा, ये देखो ये बाहर की तरफ, ये कर्ल हो रहा है ना बाहर की तरफ, तो ये थंब किधर आ रहा है, लेफ्ट, ऐसे राइट में। तो ये राइट में अगर आ गया तो मतलब फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया, राइट। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट। दूसरा जो रूल है इसी का वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल, ये वाला रूल को मतलब ज्यादातर बोर्ड वाले बच्चे तो यूज करते ही हैं, आप लोगों को भी सीख करके रखना चाहिए। बहुत ज्यादा काम का तो मैं यूज नहीं करता, इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे लिए बहुत ज्यादा काम का नहीं है। ओके, क्या है ये, तो लेफ्ट हैंड का ये 3 फिंगर्स ऐसा एक दूसरे में परपेंडिकुलर अरेंज कर लिया। ओके, इसको जो मैंने सीखा था वो ऐसे कि ये वाला जो है फोर्स, फादर फोर्स, मदर यानी M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ये चाइल्ड, चाइल्ड मतलब C फॉर करंट। तो वायर के अलोंग इसको रखो, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग इसको रखो, ऑटोमेटिकली दिस थंब विल इंडिकेट यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो थंब जो होगा, थंब विल इंडिकेट यू फोर्स एंड रिमेनिंग 2 फिंगर्स को आप ऐसे अरेंज कर लो। चलो इसी पर अप्लाई करते हैं। तो इसमें देखो ये जो है ये करंट कुछ ऐसा है, और मैग्नेटिक फील्ड को देखो अंदर की तरफ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि करंट की तरफ इसको रखेंगे। तो करंट की तरफ इसको रख दिया,
मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इसको रखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। नाउ दिस थंब विल इंडिकेटिंग इन विच डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, सो दिस इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सो लाइक दिस। तो वहां पर देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स और यहाँ पर देखो, तो वहां पर मुझे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, वो याद रखना पड़ता है। अब ज्यादा प्रैक्टिस इस पर है, इसीलिए हम लोग इसी को ज्यादा करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकल जाएगा, ओके। चलिए अब हम लोगों को बात करना है, व्हाट इफ द लूप इज क्लोज्ड। अगर मान लेते हैं कि वायर जो है वो ओपन वायर ना हो करके, जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में वायर है कुछ ऐसा, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट तो अलग अलग हो गए ना, क्लोज तो नहीं हुआ। तो इस पर तो फोर्स हम लोग देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, ये लेंथ हो गया, ये करंट हो गया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को देख लेना, ILB कर देंगे, जिधर भी जाएगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड वी कैन फाइंड आउट, ठीक है। व्हाट इफ द वायर लूप इज क्लोज्ड, इफ करंट लूप इज क्लोज्ड। अब ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, तो जब करंट लूप क्लोज होता है तो मतलब देखो इनिशियल पॉइंट पर ही तो फाइनल पॉइंट भी आ जाएगा। ऐसे में इफेक्टिव लेंथ बनना है क्या है, 0। तो ऐसे में तब उस पर जो फोर्स बनेगा दैट आल्सो विल बिकम 0। तो एक क्लोज लूप जो होता है, एक क्लोज्ड लूप, वो उस पर कभी भी नेट फोर्स नहीं लगता है इफ इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक क्लोज्ड करंट लूप रखा हुआ है, चाहे वो क्लोज्ड करंट लूप का शेप कैसा भी हो, अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है एक क्लोज्ड लूप, तो उस पर हमेशा मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, 0। आपको इसको ध्यान में रखना है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डन है। चलो इसको अब कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से समझते हैं। सपोज कर लो कि यहां जो है मैग्नेटिक फील्ड ये कुछ इनवर्ड है, ठीक है। इसमें हमने एक लूप को रखा, दैट लूप इज लाइक दिस। ये लूप में करंट जो है वो कुछ ऐसा है। मतलब अगर हमसे सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि इस पर कितना फोर्स लगेगा, हम लोग बिना कुछ सोचे समझे बोलेंगे द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस करंट कैरिंग लूप इज हाउ मच, 0, ठीक है। इतना ही वो ना पूछ करके अगर मान लो किसी को तोड़ तोड़ करके पूछता है, तो तोड़ तोड़ करके वो पूछने का क्या मतलब है वो समझो। सपोज कर लो कि वो यहां पर एक पॉइंट देता है ए, यहां पर एक पॉइंट देता है बी, और बोलता है ये जो ए बी वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, और जो सेकंड वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, लेफ्ट वाला पोर्शन और राइट वाले पोर्शन पर फोर्स कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे तोड़ तोड़ करके भी पूछा जा सकता है। तो देखो टोटल फोर्स तो पक्का है कि 0 है, टोटल फोर्स क्या है, 0 है। अब अगर मैं बात करता हूं ये बी ए वाले सेक्शन पे, ऐसे इस वाले सेक्शन पे राइट साइड वाले पर, ठीक है, तो बताओ बी ए वाले पार्ट पर ये देखो, तो बी ए कुछ ऐसे ही बना, तो इसका इफेक्टिव लेंथ तो यही बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, तो ये हो गया इफेक्टिव लेंथ। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, तो फोर्स किधर आ जाएगा, कुछ ऐसा, यानी इस वाले सेक्शन पर फोर्स विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। कितना का फोर्स आएगा, तो दिस फोर्स, अगर ये F1 है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे, ILB लिखते हैं ना। तो ILB क्यों, क्योंकि थीटा 90 है, ये देखो ना लेंथ इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, सो थीटा इज 90 डिग्री। तो ILB के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, I की जगह I, L के जगह पर 2R और B के जगह पर B, तो I इंटू 2R इंटू B। समझ में बात है। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसी के लेफ्ट वाले सेक्शन पे। चलो इसी का लेफ्ट वाले सेक्शन पर ये रहा, यहाँ पर A, यहाँ पर B, इसका भी इफेक्टिव स्ट्रेट लेंथ यही रहेगा। इस पर जो होगा करंट वो नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना। तो अभी अब इस पर फोर्स किधर लगेगा, आप इवन बिना सोचे भी आप बोल सकते हो कि वो जो राइट साइड पर जिधर फोर्स लगा था उसके ऑपोजिट में लगेगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि नेट फोर्स कितना होना है, 0। तो नेट फोर्स 0 होना है। अगर मैं यहाँ पर F2 लिखूं, मुझे नहीं भी पता है ना इसका वैल्यू, अगर मैं कैलकुलेट ना भी करना चाहूं तब भी मैं लिख दूंगा I इंटू 2R इंटू B। क्यों, क्योंकि ये दोनों फोर्स जब तक इक्वल एंड अपोजिट नहीं होगा तब तक इस पर नेट फोर्स कभी 0 बनेगा ही नहीं। तो ऐसे में आपको एक लूप दे देगा, उसके एक सेक्शन पर आपको फोर्स दे देगा, और दूसरे वाले सेक्शन पर अगर पूछे तो टोटल फोर्स हमेशा 0 है। इस बात को ध्यान में रख करके आप एक सेक्शन का मालूम दूसरे सेक्शन का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूं। सपोज कर लो कि अपने पास में ऐसा एक ट्रायंगुलर लूप है, समझना इसको। ये एक ट्रायंगल लूप है जिसमें कि करंट कुछ ऐसा है, ये है करंट I। इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा वाले में रख दिया। अभी जो ये वाला जो लेंथ है ना, ये लेंथ है A, ये वाला जो लेंथ है वो है B, और ये वाला लेंथ है C, ठीक है। उसने हमसे पूछा है कि ये जो लेंथ A पर है, अगर A लेंथ पर अगर फोर्स है F1, B लेंथ पर फोर्स है F2, तो बताओ कि C लेंथ पर फोर्स कितना होगा, ऐसा करके उसने पूछ लिया। हम लोग कैसे इसको डील करेंगे, चलो सोचोगे कैसे वो बताओ।
तो सोचने का तरीका पहले देखो। पहला तरीका है कि ये एक लूप है, कैसा वाला लूप है? तो क्लोज्ड लूप है, दिमाग में बैठ गया। ये अगर एक क्लोज लूप है, किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? तो जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स इस पर कितना रहेगा? जीरो। चलो पहला स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप जो थिंकिंग स्टेप रहेगा, अब वो ये वाला जो ए लेंथ है, इस पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स को देखो। तो इस पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखो, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, सिर्फ इसका इनिशियल और इसका फाइनल पॉइंट को देखना, सिर्फ ये वाला सेक्शन पे, ठीक है ना। तो अभी इस पर फोर्स किधर लगेगा? तो आई एल क्रॉस बी, फोर्स का डायरेक्शन इधर गया, यानी यहां पर जो फोर्स लग रहा होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F1। क्लियर हुआ? चलो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वाले पार्ट पर, ये वाला पार्ट पर, ठीक है। इस पर भी डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है, इस पर फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? ये देखो आई एल क्रॉस बी, ये अंदर के, तो ये हो गया फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ आ रहा है ना? आई एल इधर है और बी किधर है? अंदर की तरफ। तो इसको ऐसे कर्ल करेंगे तो फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। ये फोर्स हो गया F2। ये हमें दोनों दिया हुआ था। हमसे वो पूछ रहा था ये सी लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा। अब यहां पर देखो, टोटल लूप पर फोर्स कितना है? जीरो। टोटल लूप पर फोर्स कितना है? जीरो। अब यहां पर से देखना है, इस लूप को मैंने एक पॉइंट से दिखाया, पहले ऐसे समझो। ये जो लूप है ना, पूरा पूरा लूप, उसको मैंने ये एक पॉइंट से बना दिया। इस पॉइंट पर फोर्स इधर की तरफ लगा है F1, नीचे की तरफ फोर्स लगा है F2, एक और फोर्स लगना है यहां पर, जिससे कि नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो एक और जो फोर्स लगेगा वो बताओ, क्या हम लोग ऐसे करके नहीं दिखा सकते हैं? जस्ट एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन को मैं समझा रहा हूं। तो वो जो फोर्स है वो पक्का कुछ ऐसा ही होगा, और वो फोर्स पक्का इन दोनों को काउंटर बैलेंस कर रहा होगा। तो इन दोनों को अगर काउंटर बैलेंस कर रहा होगा, तो F1 और F2 का रिजल्टेंट कितना होगा? तो ये दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री पर है, तो F1 और F2 का रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा, जिसको वो बैलेंस करेगा। तो F मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। क्या दिमाग में बात बैठा या नहीं बैठा? तो कभी भी एक क्लोज्ड लूप पर अगर हमसे बात किया जाए, तो फोर्स विल रिमेन हाउ मच? जीरो। ठीक है, ओके। इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट और भी है, मैं आपको नोट में समझा रहा हूं, ठीक है। अगर मान लेते हैं एक क्लोज लूप है, क्लोज्ड लूप है, ठीक है, ऐसा एक क्लोज लूप है, और ये एक सिमेट्रिक है, ये एक सिमेट्रिक लूप है, सिमेट्रिक लूप। क्लोज लूप तो है, ये एक सिमेट्रिक लूप। लेकिन इस लूप में जो करंट आ रहा है वो कहीं बाहर से आ रहा है, और जो जा भी रहा है वो भी बाहर की तरफ चला जा रहा है। तो ऐसा में अगर कभी भी आपसे ये पूछ लिया जाना, ये किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है रखा हुआ, ध्यान से सुनेगा इस बात को, ये नोट यहां से इस करंट पार्ट से लिंक्ड नहीं है, कहीं और से लिंक्ड है। मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं कि अगर एक क्लोज सिमेट्रिक लूप हो, ठीक है, कुछ ऐसा जिसमें करंट कहीं बाहर से आ रहा है और करंट बाहर की तरफ चला गया, तो इस लूप के वजह से इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? इस लूप के वजह से इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? तो देखो, ये करंट इधर टूटेगा I1, उधर टूटेगा I2, I1 के कारण से मैग्नेटिक फील्ड होगा, I2 के कारण से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कितना रहेगा? जीरो। समझ में आता है? इस लूप के वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कितना रहेगा? जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, जो कि एक क्लोज लूप के लिए यहां पर मैंने सिखाया आपको। तो क्लोज लूप है जिसमें आउटसाइड से करंट आ रहा है और आउटसाइड पर जा रहा है। इस लूप में ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, इसको डोंट कंफ्यूज विद दिस। इसमें अगर ये करंट होता तो ये लूप करंट था, इसी लूप में करंट है। दिस एग्जांपल एंड दिस एग्जांपल्स आर डिफरेंट। ये वाला जो करंट है ये इस लूप का करंट है, लूप करंट। इसका मतलब इसी में बैटरी लगा हुआ है। यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले तो इसका तो आंसर हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r। समझ आ रहा है? दिस इज हैविंग द आंसर ऑफ म्यू नॉट आई बाई 2r। लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अगर पूछेगा तो आंसर इज जीरो। क्यों? क्योंकि इस लूप में कोई करंट नहीं है, इस लूप में करंट सप्लाइड है बाहर से। तो ये जो करंट अगर एक लूप को बाहर से सप्लाई हो रहा है और बाहर की तरफ जा रहा है, देन ड्यू टू दिस लूप द मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन जीरो। क्लियर है भाई? ओके, तो ये नोट में आपको समझाया। चलो पीछे के पर वापस से आ जाओ। बताओ, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मैग्नेटिक फोर्स जो है अगर एक स्ट्रेट वायर पर रहेगा तो सीधा सीधा क्या लगा देंगे? ILB sin थीटा। अगर वहीं पे कर्व रहेगा तो लेंथ की जगह पर क्या ले लेंगे? तो स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लेंथ, और फिर लगा देंगे ILB sin थीटा। और अगर मान लेते हैं वही वाला लूप क्लोज लूप हो गया तो फोर्स हो जाएगा जीरो। हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा हमारा हर एक केस में कैसा है? यूनिफॉर्म। ठीक है, बात समझ में आ गया भाई? चलो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर हमें मैग्नेटिक फोर्स ही देखना है, मैग्नेटिक फोर्स ही देखना है, लेकिन बिटवीन टू पैरेलल वायर्स,
बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट वायर्स, फिलहाल तो बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट वायर्स की बात कर रहे हैं। और इन दो पैरेलल स्ट्रेट वायर्स में से एक वायर जो है, एक वायर वो इनफाइनाइट लेंथ का है, ये मान ले I1, दिस इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। सेकेंड वायर जो है वो फाइनाइट लेंथ का है, ये है करंट I2। ठीक है, तो एक वायर, मिनिमम एक वायर जो होना चाहिए वो मस्ट बी इनफाइनाइट लेंथ, याद रहेगा ना। यहां पे दो वायर है, दोनों का इनफाइनाइट लेंथ होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें से एक का इनफाइनाइट लेंथ अगर होगा तभी आप यहां वाला डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज कर पाओगे। ओके, तो अगर ये एक स्ट्रेट वायर है, दूसरा भी एक स्ट्रेट वायर है, लेकिन एक इनफाइनाइट लेंथ का है, बीच का गैपिंग को मान लेते हैं d, तो ऐसे में इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, दे बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर, दे बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर। पैरेलल वायर्स है ना, तो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स जो होता है, दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये F हो गया, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, चाहे वो इस पर चाहे वो इस पर, फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट वी विल गेट म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई d, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई d। ये लेकिन फोर्स पर यूनिट लेंथ है, यानी फोर्स इज इक्वल्स टू, अगर मैं लिखूं तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई d इंटू व्हाट L। तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये वाला जो फाइनाइट लेंथ है, इसका अगर लेंथ है यहां पर दिया हुआ है L, तो इसके L लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा, तो बस यहां पे L से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी यहाँ का I1 वहां का I2 और बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है d। अब बोलोगे कि तब इसके इनफाइनाइट लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा, तो इनफाइनाइट लेंथ तो यहां नहीं रख पाओगे ना तुम, तो न्यूटन थर्ड लॉ को यूज करो कि जितना ये वाला वायर उस पर फोर्स लगाएगा उतना ही वो वाला वायर इस पर भी फोर्स लगाएगा, इसलिए इस इनफाइनाइट वायर पर भी टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स यही रहेगा। बात समझ आ रहा है। यहाँ पर जो L जो हमें लिखना होता है वो हमेशा लेंथ ऑफ फाइनाइट वायर, लेंथ ऑफ फाइनाइट वायर। तो ये तुम्हारा एक तरीके से कैसा बन गया कि इस पर जो फोर्स लगेगा न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से उस पर भी वही फोर्स लगेगा। क्लियर हुआ ये? ओके, चलिए अभी इसी में थोड़ा सा और मेहनत करते हैं। अगर मान लेते हैं कि दोनों के दोनों वायर में करंट जो है ऑपोजिट में है, एक वायर को इनफाइनाइट रखा है, ये करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में I1 है, ये I2 है, then in this case both the wires will repel each other, एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल ईच अदर। यहां पर भी जो फोर्स होगा, दैट फोर्स अगेन फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई d इनटू व्हाट L। याद रहेगा, L इज द लेंथ ऑफ फाइनाइट वायर। हो गया सर, याद तो हो गया, ये बिल्कुल याद हो गया। अब इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे अलग अलग केसेस पर। चलो अब अलग अलग केसेस बनाकर अप्लाई करते हैं। सपोज कर लेते हैं व्हाट इफ बोथ द वायर्स आर इनफाइनाइट, अगर दोनों ही वायर इनफाइनाइट हो गए, बहुत बढ़िया, इनफाइनाइट वायर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों ही वायर इनफाइनाइट। चलो यहां पर ये भी वायर इनफाइनाइट, ये भी वायर इनफाइनाइट। अब मान लेते हैं इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I2, ठीक है, दोनों ही इनफाइनाइट वायर है। अभी इनके बीच का गैपिंग अगर मान लेते हैं d है, तो ऐसे में हम लोग पहले लिखेंगे F बाई एल, F नहीं लिखेंगे, F बाई एल लिखेंगे। तो F बाई एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 बाई व्हाट 2 पाई d। हो गया। अब वो पूछता है कि फर्स्ट वायर के अगर मान लेते हैं यहां से यहां तक का लेंथ है कुछ ये L1, तो L1 लेंथ पर बताओ कितना फोर्स लगेगा, फर्स्ट वायर के L1 लेंथ पर। तो इस वायर के L1 लेंथ पर, सिंस करंट आर इन पैरेलल डायरेक्शन, सो डेफिनेटली बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इसके L1 लेंथ पर अगर तुम्हें फोर्स निकालना है तो हम लोग फोर्स को कितना लिखेंगे, तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई d इंटू व्हाट L1। अगर बोलता वो सेकेंड वायर के L2 लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा, तो सेकेंड वायर के, ये तो F1 हो गया, तो सेकेंड वायर के L2 लेंथ पर तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई d इंटू व्हाट L2। मेरी बात समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, तो दोनों तरफ इनफाइनाइट वायर अगर रहे तो पहले F बाई एल निकाल दो, फोर्स पर यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ में जितना फोर्स लगेगा चाहे उसका चाहे इसका, फिर जो भी लेंथ दे उसके अकॉर्डिंग उससे मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, चलो इसी पर थोड़ा सा और भी एप्लीकेशन देखते हैं। What if they are not asking you the magnitude of force but they are asking you direction of force? ठीक है, तो सपोज कर ले कि अगर यहां पर एक वायर है, दो एक फाइनाइट वायर है, ये भी एक फाइनाइट वायर है। अब वो पूछ लेगा कि क्या ये दोनों करंट कैरिंग वायर्स अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को या रिपेल करेगा, तो हम लोग वो कॉन्सेप्ट को सिर्फ एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड नहीं, कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं कि पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स है ना, तो डेफिनेटली दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ओके, तो क्या ये पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स ये दोनों नहीं हुए, क्या यहां पर भी करंट एक दूसरे, ये कर्व्ड है
बट स्टिल है तो एक दूसरे के पैरेलल, तो क्या ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? आंसर इज यस, ये उसको अट्रैक्ट करेगा, वो इसको अट्रैक्ट करेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जो है ये समझना इसको, अगर एक ऐसा वायर को हम लोग डिजाइन करें जिसमें कि मान लो कि ऐसा ऐसा करके ये हेलिकल वाइंडिंग के फॉर्म में, तो ये जो हेलिकल वाइंडिंग के फॉर्म में है, और अगर हम लोगों ने यहां से करंट को पास करवा दिया, ठीक है, एक कांस्टेंट करंट को अगर हमने पास करवाया, अब बताओ यहां पर से ये वाला पार्ट को, फिर यहां से जो करंट आया ऐसे, फिर जब ऐसे जाएगा तो ये वाले पार्ट में देखो, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, क्या ये अगेन दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं हुए? फिर ये वाला पार्ट देखो, फिर ये वाला पार्ट देखो, क्या एक दूसरे के पैरेलल नहीं हुए? तो देखो यहां पर भी तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, एक लूप ऊपर उसके नीचे एक लूप, तो इसका मतलब यहां पर लूप भी एक दूसरे को क्या करने लगेगा? अट्रैक्ट करने लगेगा। तो यानी ये ओवरऑल लेंथ विल इंक्रीज और डिक्रीज? यस, इट विल डिक्रीज। तो ये हम लोगों को ऐसे करके पूछेगा कि अगर एक हेलिकल स्प्रिंग है, स्प्रिंग ऐसे ऐसे करके अगर स्प्रिंग है, तो अगर उसमें से एक करंट को पास कर देंगे तो ऐसे में जो इसका लेंथ होगा, दैट लेंथ विल इंक्रीज और डिक्रीज? ऑब्वियसली द लेंथ विल डिक्रीज। ठीक है, इसी में अब नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसे बनाएगा, अब वो देखो। अब यहां पर ये बात समझ में आ गया ना, इट्स लेंथ विल डिक्रीज। आंसर हमारे लिए क्लियर होना चाहिए, ये करंट कांस्टेंट है, द ओवरऑल लेंथ जो है एल विल डिक्रीज। ठीक है, चलो अब वो बोलेगा कि अगर मान लेते हैं इसी में से ये करंट जो है, ये करंट एसी करंट को हमने पास कर दिया, तो एसी करंट को पास करने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखो ऑल्टरनेटिंग करंट है, एक बार डायरेक्शन इधर जाएगा, एक बार डायरेक्शन उधर जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि ये एसी करंट है, तो एसी करंट में ध्यान से समझना, एसी करंट में क्या होता है? तो एसी करंट में कुछ ऐसा होता है, ये एक बार बढ़ता है फिर ऐसा, मतलब जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में, फिर जीरो। मतलब क्या है कि ये देखो, ये जब जीरो से बढ़ रहा होगा, व्हेन द करंट विल इंक्रीज, तो यानी कि ये वाला सेक्शन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो यानी लेंथ विल डिक्रीज। लेकिन जब करंट ये जीरो हो जाएगा, तो जैसे करंट जीरो होगा तब फिर ये फोर्स भी तो जीरो हो जाएगा, तो फिर ये लेंथ इंक्रीज। फिर जैसे ये करंट फिर जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन बनेगा लेकिन होगा तो पैरेलल, अगेन द लेंथ विल डिक्रीज। फिर जैसे करंट जीरो होगा, फिर लेंथ विल इंक्रीज। मतलब एक तरीके से अगर बात करो तो ये पूरा का पूरा जो है स्लाइट ऑसिलेशन विल अकर इसमें। जब जब करंट होगा तब तब लेंथ विल डिक्रीज, और जैसे करंट जीरो होगा अगेन द लेंथ विल इंक्रीज। बात समझ में आया? तो इस तरीके से इसमें जो होता है ये लेंथ का ऑसिलेशन होने लगता है, ऑसिलेशन होने लग जाता है। अब बोलोगे कि ये करंट का फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज्यादा होता है, वेरी रैपिड चेंज, फटाक से इंक्रीज फटाक से डिक्रीज ये करंट जो है, तो ऐसे में अगर मान लेते हैं इसका फ्रीक्वेंसी को हाई मान लेते हैं, एसी करंट का फ्रीक्वेंसी हाई होता भी है, तो ये ऑसिलेशन जो है इतना रैपिड होता है कि हमें लगता है कि ये लेंथ चेंज ही नहीं हो रहा है। तो बहुत बार ऐसा समझा जाता है कि अगर अल्टरनेटिंग करंट पास करें तो इसका एग्जैक्ट आंसर है कि लेंथ विल ऑसिलेट, बट बहुत जगह पर ऐसे करके लोग डील करते हैं इसके आंसर को कि द लेंथ विल ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट। व्हाई? क्योंकि दिस फ्लक्चुएशन इज वेरी फास्ट, सो ओवरऑल द फ्लक्चुएशन डज नॉट अकर। ठीक है, बट द रियल आंसर इज व्हाट? द लेंथ विल ऑसिलेट। समझ में आ गया? द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। ओके, चलो अब जब ये समझ में आ गया तो हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था उसमें से तीन पार्ट्स क्लियर है हमारा। मैग्नेटिक फील्ड क्लियर हो चुका है, मैग्नेटिक फोर्स ओवर मूविंग चार्ज क्लियर हो चुका है, मैग्नेटिक फोर्स ओवर करंट क्लियर हो चुका है। अब हम लोग मूव करने जा रहे हैं किस एरिया के तरफ? तो मैग्नेट के तरफ। मैग्नेट, अभी हम लोग मैग्नेट, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा जो है एग्जाम में, नीट एग्जाम में हर साल एक सवाल तो जरूर बनता है यहाँ पर, और ये थ्योरेटिकल पोर्शन है तो हमें समझना चाहिए। तो मैग्नेट, मैग्नेट मतलब जो कि हम लोग मैग्नेट यूज करके रखा हुआ है, वही वाला मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट जिसको कहते हैं, इसी को बार मैग्नेट भी कहते हैं। ओके, तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैरी करता है उसको मैग्नेट कहते हैं। डन है? तो मैग्नेट दो टाइप का, तो मैग्नेट दो टाइप का, एक तो हम लोग कह रहे हैं उसको बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट जो होता है उसको वो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस से बनाते हैं हम लोग, तो उसका जो शकल सूरत होता है वो कुछ ऐसा करके हम लोग दिखाते हैं, है ना। यहाँ पर इसका पोल स्ट्रेंथ -m, यहाँ पे +m, इसको साउथ पोल नॉर्थ पोल, है ना। इसके बीच का जो लेंथ है वो L है, यहाँ से यहाँ तक ये L है। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जस्ट लाइक डाइपोल मोमेंट, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है M, कैपिटल M से लिखते हैं उसको M इंटू L से लिखते हैं। ठीक है, M इंटू L। ये तो हो गया किसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, बोलो?
ये किसके बारे में बात कर रहा हूं? बार मैग्नेट के बारे में। अभी मैग्नेट एक और भी होता है, मैग्नेट एक और भी होता है जो मैग्नेट टाइप दिखता नहीं है लेकिन मैग्नेट ही है, तो वो है करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप ये भी एक मैग्नेट ही है। करंट कैरिंग लूप इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मैग्नेट। ठीक है, तो इसके भी पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो करंट कैरिंग लूप का तब मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे डिफाइन करोगे? इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे डायपोल मोमेंट वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट। तो करंट कैरिंग लूप के लिए हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे बताइए कोई भी? तो इसके लिए हम लोग करेंगे, मैं समझाता हूं। देखो करंट कैरिंग लूप के लिए जब आप मैग्नेटिक मोमेंट को लिखते हो तो m इज इक्वल्स टू, यहां पर इट इज इक्वल्स टू करंट का जो वैल्यू है एंड द एरिया ऑफ लूप। एरिया ऑफ लूप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर एक ही टर्न है, एक टर्न है तो सिंगल करंट, अगर n टर्न्स है तो ni मतलब एक टर्न में करंट आई, n टर्न्स में तो ni इंटू ए, NIA। मैग्नेटिक मोमेंट इज व्हाट? NIA। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए यहां पर भी आप वेक्टर लगा सकते हो। n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, n is the number of turns, I is the current in the loop and A is area of loop। ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर यही है, इसमें करंट I है, इसका रेडियस है R, सिंगल टर्न है, सिंगल टर्न, तो बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना? तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, सिंगल टर्न है तो I इंटू एरिया की जगह पर कितना लिख देंगे? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आया? चलो एक और को हम लोग देखते चलते हैं। एक और एग्जांपल सपोज कर लेते हैं। अगला एग्जांपल है एक स्क्वायर का। ये है स्क्वायर, ये देखो, इसमें करंट आई है, ये साइड लेंथ ए है, ये साइड लेंथ ए है। बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट को कितना लिख दोगे? तो करंट आई, एक ही टर्न है तो आई इंटू इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो लेंथ इंटू विड्थ, स्क्वायर है तो ये हो गया ए स्क्वायर। मेरे हिसाब से ये तो आपको समझ में आ गया कि लूप का टोटल एरिया लेना होता है। लूप का ये जो है ये टोटल एरिया, ये लूप का टोटल एरिया लेना होता है। तो मेरी जो बात है वो है मैग्नेट। मैग्नेट एक बार मैग्नेट होता है और दूसरा एक करंट कैरिंग लूप होता है। इन दोनों को ही हम लोग मैग्नेट कहते हैं। अगर बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट कुछ ऐसा होगा, जिस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट लिखेंगे वो m इंटू एल को लिखेंगे। इस स्मॉल m को पढ़ते हैं हम लोग पोल स्ट्रेंथ, और L जो होता है वो लेंथ ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेटिक लेंथ भी पढ़ते हैं उसको। दूसरा करंट कैरिंग वायर जो होता है उसका भी मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो NIA। डेफिनेटली मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, A इज द एरिया। चलो ये तो बात समझ में आ गया कि ये दोनों मैग्नेट ही है, लेकिन कैसे, हाउ, समझो इसको बात। जब हम लोग बात कर रहे होते हैं एग्जैक्टली में एक मैग्नेट का ही, तो एक मैग्नेट के लिए यहां देखो, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, जिसको आप -m + m कर। ओके, इसका अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा कि नॉर्थ पोल से कुछ इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। मतलब यहां पर समझो कि ये जो नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है, मतलब बाहर निकल रहा है, और साउथ पोल पर क्या हो रहा है? अंदर जा रहा है। सिमिलरली अगर एक करंट कैरिंग लूप को भी मैं ले लूं तो एक करंट कैरिंग लूप को अब देखो, सपोज कर लेते हैं यही है एक करंट कैरिंग लूप ऐसा। ठीक है, तो इस करंट कैरिंग लूप की वजह से अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग ड्रॉ करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर देखो एक्सियल पॉइंट पर, यहां पर कुछ ऐसा, और यहां पर से कुछ हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, यहां पर से हम लोग कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। ये हो गया एक कैसा लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो ये वाला का इसके साथ सिमिलैरिटी है या नहीं? अब लोग सिमिलैरिटी में ये साउथ और नॉर्थ तो अलग अलग है, हाँ वो एक बात है, लेकिन अगर ये लूप है तो इसके इस साइड को समझो तो इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? नॉर्थ। एंड इस साइड को देखो तो इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? साउथ। तो नॉर्थ वाले से लाइंस बाहर जा रहा है और साउथ वाले से लाइंस अंदर आ रहा है, तो मतलब दिस पर्टिकुलर साइड इज इक्विवेलेंट टू नॉर्थ एंड दिस पर्टिकुलर साइड इज इक्विवेलेंट टू साउथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ऐसा ही एक लूप है, ठीक है, और इसमें ही अगर करंट ऐसा है इस तरीके से, तो ये देखो ऐसे करके टर्न करो तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो तुम लोग मुझे सोच करके बताओ विच साइड इज नॉर्थ एंड विच साइड इज साउथ। तो जहां से तुम्हें लाइंस बाहर निकलते दिख रहा है उसको नॉर्थ मान लो, और जहां पर ये लाइंस अंदर जाते हुए दिख रहा है उसको साउथ मान लो। तो एक बार मैग्नेट और एक करंट कैरिंग लूप बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। दिमाग में बात बैठा?
बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं वो भी क्लियर हो गया, और एक करंट कैरिंग लूप का भी मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और बात करते हैं हम लोग बार मैग्नेट के ऊपर में। पहले तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर में, तो बार मैग्नेट का, तो यहां पर देखो, जब हम लोग एक बार मैग्नेट को लिखते हैं, यहां मान लो प्लस एम है, यहां माइनस एम है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये छोटे छोटे डायपोल्स के फॉर्म में होता है अंदर में। ये जो है ये पूरा मैग्नेट, ये मैग्नेटिक डायपोल्स हैं, स्मॉल स्मॉल मैग्नेटिक डायपोल्स हैं पूरा का पूरा में। ठीक है, सबसे पहले इसी लाइन को हमें समझना है, और इसका ये लेंथ है एल। ये जो है यहां पर एक क्रॉस सेक्शन बना हुआ है। अगर हम लोगों ने इस रॉड को किसी भी तरीके से अगर बेंड कर दिया, तो ये लेंथ जो होता है वो लेंथ, ये नॉर्थ पोल, सॉरी ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में ये इफेक्टिव स्ट्रेट लेंथ को बोलते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेट लेंथ। इसको हम लोग कहते हैं व्हाट, मैग्नेटिक लेंथ। तो अगर हमने इस रॉड को बेंड कर दिया, सपोज कर लो कि इस रॉड को हमने ऐसे करके बेंड कर दिया, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट विल इंक्रीज और डिक्रीज। दिमाग लगा करके बता, इसमें ये जो डायपोल्स हैं उसके नंबर नहीं घटे हैं, ये कुछ ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना, ऐसे ये कुछ ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहां से यहां तक का जो इफेक्टिव स्ट्रेट लेंथ है वो बता चेंज हुआ या नहीं हुआ, चेंज हो गया ना। तो यानी ये लेंथ घट गया, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट विल डिक्रीज। बात क्लियर है? अब सबसे पहले इस पॉइंट को क्लियर करो। मान लेते हैं ये एल लेंथ का एक मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है एम, याद रहेगा। अगर मैंने इसको सेमी सर्कल में चेंज कर दिया, तो बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। पहले समझ आया, एक एल लेंथ का स्ट्रेट रॉड है, एल लेंथ का, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है एम। उसको मैंने सेमी सर्कल में चेंज कर दिया है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, एम डैश कितना होगा, कैसे निकालेंगे, समझ ही हो गया इसको। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तो इसके लिए अपने पास में प्रॉब्लम कहां पर है, उस प्रॉब्लम को पहले पहचानो। तो ऐसा कर्व कर देने के बाद इसका जो इफेक्टिव स्ट्रेट लेंथ है वो चेंज हो गया है। ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में ये जो अब लेंथ है, इट इज ओनली 2r, इट इज नॉट l। तो l तो ये कर्व लेंथ है, तो ये जो l है, दिस l इज बेसिकली इक्वल टू पाई r, क्योंकि कर्व लेंथ के बराबर है। तो बेसिकली r इज इक्वल टू कितना हो गया, l बाई पाई, r निकल गया। तो इसका जो इफेक्टिव लेंथ था वो है 2r। ठीक है, तो m डैश जो हम लोग लिखेंगे, m डैश, दिस m डैश इज इक्वल्स टू m इंटू l, l के जगह पर आ जाएगा 2r। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रहा है ना। m क्या है, पोल स्ट्रेंथ, और लेंथ हो गया इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये हो गया 2r। r के जगह पर क्या रखोगे, l बाय पाई। ओके, ये जो m था, इसमें m के जगह पर हम लोगों ने क्या लिखना था, तो m के जगह पर लिखना था पोल स्ट्रेंथ m इंटू ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यानी l। तो कैपिटल M जो था वो m इंटू l, और ये जो m डैश है वो है m इंटू 2r। अब इस r के जगह पर यहां से रिप्लेस करो। ठीक है, अगर हमने यहां पर से रिप्लेस किया तो बताओ क्या बनेगा। मैं यहां पर थोड़ा सा जगह ले रहा हूं इस जगह पर, तो ये देखो m डैश इज इक्वल्स टू m इंटू 2 इंटू r के जगह पर लिख दिया l बाय पाई। अब यहां पर से m और l को एक साथ लिख दो, है ना, तो 2 बाय पाई इंटू ml, और ये ml को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू कैपिटल M बाई पाई। समझ आ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट हैज चेंज्ड। तो अगर एक स्ट्रेट मैग्नेट को हम लोगों ने किसी भी एंगल से कर्व किया, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट डेफिनेटली चेंज होगा। बात दिमाग में बैठ गया, यस सर बैठ गया। चलो क्या और एग्जांपल्स का जरूरत है, एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज कर लो कि ये एक स्ट्रेट लेंथ है L और इसका मैग्नेटिक मोमेंट है M। ठीक है, जस्ट अगला एग्जांपल, अगर हमने इसको कुछ ऐसा करके बेंड कर दिया 90 डिग्री, तो ऐसे में अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, m डैश विल बी हाउ मच। तुम्हें पॉज करके यहां पर खुद से करना चाहिए, खुद से करने के बाद आंसर मैच करना। चलो अब देखो, ये आधा इधर है आधा इधर है। अब यहां पर देखो, ये हो गया l/2, ये हो गया l/2। हमें कौन सा वाला स्ट्रेट लेंथ को लेना चाहिए, तो ये वाला एक पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट, यानी ये होना चाहिए। तो ये l/2, ये l/2, तो पक्का है कि ये लेंथ हो जाएगा l/2 इंटू √2। तो वो जो m डैश है, दैट m डैश इज इक्वल्स टू m इंटू l/2 √2। अब बताओ ये m इंटू l को ही हम लोग क्या कैपिटल M कहते थे, तो कैपिटल M इंटू √2 बाई 2, यानी कैपिटल M बाई √2।
आंसर मैच कर लिया। चलो अब ये भी समझ में आ गया। अब हमें ये सीखना है कि अगर एक बार मैग्नेट को, सपोज कर लो एक बार मैग्नेट को हम लोगों ने तोड़ दिया, अगर हमने इसको तोड़ा तो क्या होगा। चलो ब्रेक करते हैं, ब्रेकिंग ऑफ अ बार मैग्नेट, ये समझिए इसको। तो अगर एक बार मैग्नेट को हमने तोड़ा है तो तोड़ने का कितना तरीका हो सकता है। ये देखो, ये हो गया एल इसका लेंथ, और ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शन। तुम लोग इसको कितने तरीके से तोड़ सकते हो। तो पहला तोड़ सकते हो पैरेलल टू लेंथ। तो पैरेलल टू अगर हम लोगों ने लेंथ तोड़ा तो यानी कि वो हो जाएगा कुछ ऐसा, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, समझा ना, ये दो पार्ट में टूट गया। तो ऐसे में जब हम लोग पैरेलल टू लेंथ, इसको हम लोग लेंथ वाइज ब्रेकिंग कहते हैं। तो ऐसे में अगर ये लेंथ वाइज टूटा तो लेंथ तो सेम रह गया, लेकिन यहां पर देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो गया। तो यहां पर जितने भी डायपोल्स थे उसका आधा डायपोल ऊपर चला गया और आधा डायपोल नीचे रह गया। यानी पोल स्ट्रेंथ जो है यहां पर कितना हो गया m/2, यहां पर भी कितना हो गया m/2। तो आधा तोड़ने के बाद जो हमें बचा है कोई भी एक, उसके लिए अगर मैं बात करूं तो ये पोल स्ट्रेंथ है m/2, लेंथ इज सेम l। अभी इसका मैग्नेटिक मोमेंट को अगर लिखेंगे तो अगर पहले का मैग्नेटिक मोमेंट m है जिसको हम लोग m इंटू एल कहते हैं, तो अब जो नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट है m डैश, उसमें m के जगह पर m/2 लिखोगे, m/2 इंटू एल, तो ये इफेक्टिवली पहले वाले का मैग्नेटिक मोमेंट का सीधा सीधा आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाफ m/2, अगर हमने इसको लेंथ वाइज तोड़ा। चलो दूसरा तरीका भी है ना तोड़ने का। तो दूसरा तरीका है इसी को तोड़ने का, वो समझो आप कैसा है। तो इसको जो है परपेंडिकुलर टू द लेंथ, इसको ट्रांसवर्स कहते हैं। इसको ट्रांसवर्स पोजीशन में इसको तोड़ना कहते हैं। लेंथ मतलब आधा लेंथ उधर आधा लेंथ इधर। तो ऐसे में यहां पर जितने भी डायपोल्स थे वो तो यहीं रह गए, यानी ये m ठीक ही रहा, लेकिन ये जो लेंथ है वो l/2 और l/2 हो जाए। तो अब अगर हम कोई भी एक पार्ट को लेते हैं, तो कोई भी एक पार्ट को लेंगे तो यहां पर ये m रह गया, ये माइनस m रह गया, लेकिन ये लेंथ ही l/2 हो गया। तो ऐसे में भी अगर हम m डैश को लिखते हैं तो m इंटू l/2, अगेन ये m/2 ही बनेगा। दैट मीन्स ये हमें ये सजेस्ट करता है कि अगर एक मैग्नेट को तुम लेंथ वाइज दो पार्ट में तोड़ो या एरिया वाइज तोड़ो, या मतलब लेंथ के पैरेलल या लेंथ के परपेंडिकुलर, जैसा भी समझ लो, किसी भी तरीके से तोड़ोगे आधा आधा में, तो मैग्नेटिक मोमेंट तो आधा ही होना है। अगर ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट मान लेते हैं 20 यूनिट है, तो तोड़ने के बाद का हर एक पार्ट का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा 20/2 यानी 10 यूनिट होगा। मेरी बात क्लियर हो गया। चलो ये ब्रेकिंग तो समझ में आ गया सर। चलिए एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं, इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, समझिएगा इसको। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई। ये आई क्या है, तो आई जो होता है ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम, वी स्टैंड्स फॉर व्हाट, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेट जो है, तो वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेट को तुम ऐसे समझो एरिया इंटू लेंथ। अगर एरिया सर्कुलर है तो तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो V stands for volume. तो magnetic moment per unit volume is defined as what? Intensity due to magnetization. Very important. Intensity due to magnetization is defined as magnetic moment of the magnet per unit volume. क्लियर रहेगा। यानी अगर आपको इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन दे दिया जाए तो आप m इज इक्वल्स टू आई इंटू वी कर दोगे तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट और इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन का रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटेंसिटी को हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम में डिफाइन करते हैं। बात समझ में आ गया या नहीं आया है? ठीक है, आ गया सर। I इज इक्वल्स टू होता है m/v। I इज इक्वल्स टू कितना होता है भाई, m/v। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, अब अगर हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या, अगर एक मैग्नेट को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में प्लेस करें, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में प्लेस करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मान लेते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड
वो है H, उसको हम लोग H से लिखते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोल रहा हूं, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो है H। अगर उसमें हमने एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को प्लेस कर दिया तो ऐसे में क्या होगा? तो देखो, ये रहा एक मैग्नेटिक सब्सटेंस, यहां पर इसको हमने अप्लाई कर, इसको हमने प्लेस किया है एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड H में। तो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या करेगा? तो ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है इसके डाइपोल्स को एक डायरेक्शन में ओरिएंट करेगा, इसके डाइपोल्स को ये एक डायरेक्शन में ओरिएंट करेगा जितना भी कर सके। तो एक डायरेक्शन में अगर ये ओरिएंट करेगा तो उससे क्या डेवलप होगा? तो इस सब्सटेंस के अंदर में एक मैग्नेटाइजिंग कैपेसिटी डेवलप होगी और इसका एक डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा, मतलब इसमें एक इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा। तो इसके जो डाइपोल्स हैं वो कितने सारे एक डायरेक्शन में ओरिएंट हो रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में अगर बात करूं तो आई ही मैं बात कर रहा हूं। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है उसका वैल्यू कितना होगा वो डिपेंड करता है ये H का वैल्यू कितना है और ये मैग्नेटिक सब्सटेंस कैसा है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो H बढ़ाओगे तो I भी बढ़ता है, H बढ़ाओगे तो I भी बढ़ते जाता है। जितना आप स्ट्रॉन्ग H यूज करोगे उतना ही ज्यादा डाइपोल्स ओरिएंट होंगे, यानी इसका पर यूनिट वॉल्यूम में उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा। मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? H। ये ऑन एन एवरेज एक रिलेशन है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। तो ये इसके जगह पर एक कांस्टेंट आता है, तो I इज इक्वल्स टू दैट कांस्टेंट इज रेड एज काई, इट इज रेड एज काई। तो इस काई को हम लोग ऐसा पढ़ते हैं काई इंटू H, ये ठीक X के टाइप का दिखता है। तो I इक्वल्स टू काई इंटू H, ठीक है। अब बोलोगे ये तो एक कांस्टेंट है, यस ये कांस्टेंट है, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा कांस्टेंट नहीं है जैसे यूनिवर्सल कांस्टेंट जो अपना वैल्यू वेरी नहीं कर पाए। तो ये जो काई है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये जो काई है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं मटेरियल के भी ऊपर डिपेंड करता है। तो मटेरियल के ऊपर यानी हायर वैल्यू ऑफ, जैसे ये H का वैल्यू अगर ज्यादा करने लग जाए तो ये काई अपना वैल्यू चेंज कर लेता है। दैट मीन्स ये कांस्टेंट के जगह पर है बट इट इज नॉट अ परफेक्ट कांस्टेंट, ठीक है। इट इज नॉट अ perfect constant, mainly it depends upon temperature, secondly it depends upon the material. At higher value of H, the value of chi also changes, ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया कि ये एक कांस्टेंट है। I जो होता है वो H पर डिपेंड करता है। व्हाट इज H? इट इज अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मेरी बात सबको समझ में आ गया ना? चलो, I इज इक्वल्स टू काई H, मतलब I और H का जब भी हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करने चाहेंगे तो वो एक कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट लाइन को हमें सजेस्ट करेगा, एक स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप क्या होगा? तो काई होगा। हम लोग उसको बाद में अब डील करेंगे आई एच का कर्व कैसे ड्रॉ करता है। चलिए अभी अब हम लोग वापस से चलते हैं कहां पर? तो एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, एक बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर इंपॉर्टेंट है, चलो समझो इसको। तो अगर मान लेते हैं ये -m है, ये +m है, तो इट इज सिमिलर टू आवर डाइपोल। तो इट इज सिमिलर टू डाइपोल, दैट मीन्स व्हाट? ये जो है इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये और इस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? m। जैसे डाइपोल मोमेंट पर p लिखते थे वैसे मैग्नेटिक मोमेंट को लिख रहे हैं m। तो इसके लिए भी तब तो ये वाले पॉइंट्स कैसे वाले पॉइंट्स बन गए? एक्सियल पॉइंट। और ये वाले पॉइंट्स कैसे पॉइंट्स बन गए? इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हमें एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एटलीस्ट मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट लाइक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। चलो कितना होता है, लेट्स राइट। तो इस पॉइंट पर अगर हमें लिखना है तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या लिखते थे डाइपोल वाले में? k इंटू k वॉज द कॉन्स्टेंट, म्यू नॉट 1/4πε0, तो k इंटू 2p/r3। यहां पर जो है वो कांस्टेंट की जगह पर लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4π इंटू 2m/r3, ठीक है। इन द सिमिलर वे यहां पर भी क्या होगा? तो म्यू नॉट बाई 4π इंटू 2m/r3, ठीक है। यहां पर कितना होगा? तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4π इंटू m/r3। याद है ना इक्वेटोरियल पॉइंट? यहां पर कितना होगा? b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4π m/r3। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन, ये देखो प्लस है तो ऐसे ही लाइन से जाता है, तो यानी यहां पर जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा पैरेलल टू द मैग्नेटिक मोमेंट।
चलो इस पॉइंट पर बात करते हैं, तो यहां पर भी देखो ये लाइंस तो ऐसे ही जाता है, यानी यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही होगा। तो मतलब होल एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन सेम ही है, पैरेलल है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर अगर हम लोग आ जाएं, तो जस्ट लाइक द डायपोल मोमेंट, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे होता था ऑपोजिट, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड भी ऑपोजिट, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर भी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये हो गया अपना मैग्नेटिक फील्ड। आपको मिनिमम इतना तो ध्यान में रखना ही रखना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। चलिए, तो क्या हम लोगों को मैग्नेटिक पोटेंशियल भी याद रखने की जरूरत है? मैं नहीं कहूंगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल को याद करने के लिए मैं नहीं बोलूंगा। हालांकि इक्वेटोरियल पॉइंट जो होता है वहां पे मैग्नेटिक पोटेंशियल जस्ट लाइक डायपोल, वो यहाँ पर भी जीरो ही होता है। जस्ट लाइक यहाँ पर भी जो होगा मैग्नेटिक पोटेंशियल, तो डायपोल के कारण से कितना होता था, केपी बाय आर स्क्वायर, याद है ना, केपी बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर म्यू नॉट बाय 4 पाई है इंटू एम बाय आर स्क्वायर, सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा। मैग्नेटिक पोटेंशियल इज ऑल्सो व्हाट, अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। क्या हम लोग जो है मैग्नेट पर गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं? यस वी कैन, यस वी कैन। तो क्या इसका कोई यूज है? नहीं, हमसे सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली ऐसा पूछा जा सकता है कि गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, तो बताओ मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ क्या होता था? तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताओ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या था, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां पर इन मैग्नेटोस्टैटिक्स अगर बात करते हैं, मैग्नेटोस्टैट, यहां पर होगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू, यहां पर होता है म्यू नॉट टाइम्स एम इनक्लोज्ड, लेकिन एम इनक्लोज्ड होता है ये पोल्स है, तो कभी भी एक आइसोलेटेड मोनोपोल जो है वो तो एग्जिस्ट करता नहीं है, जहां भी प्लस एम रहेगा वहां माइनस एम भी रहेगा, तो ये हमेशा ही जीरो ही बना लेता है, क्योंकि टोटल हमेशा जीरो बन जाता है। तो ये हो गया गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो ये हमारे एग्जाम में डायरेक्टली बहुत ज्यादा यूज करनी है। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं पर पूछ ले तो बी डॉट डी एस इक्वल्स टू जीरो, ये कौन सा लॉ है? तो इट इज गॉस लॉ, ठीक है। दिस बोथ आर व्हाट, गॉस लॉ, याद रहेगा। चलिए, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं what if we place a bar magnet in some external magnetic field, in some external magnetic field, ठीक है। अब magnet in external magnetic field, in external magnetic field, अब बोलोगे मैग्नेट है, मैग्नेट मतलब क्या, सिर्फ बार मैग्नेट ही नहीं, सिर्फ बार मैग्नेट नहीं, वो जो करंट कैरिंग लूप था उसको भी प्लेस कर सकते हो तुम, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फोर्स का। तो बताओ फोर्स, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फोर्स का, 1 नंबर पर हम लोग बात कर रहे हैं फोर्स का। बताइए फोर्स कितना रहेगा? तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो फोर्स कितना रहेगा? जीरो। फोर्स कितना रहेगा? जीरो। F इक्वल टू जीरो इफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। जस्ट लाइक डायपोल में भी ये होता था ना, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता था तो उस पर फोर्स क्या था? जीरो। जस्ट लाइक सिमिलर है, ओके। चलो टॉर्क के बारे में बात करते हैं। हाँ, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो फिर फोर्स जीरो नहीं होगा, याद रहेगा ना, तो फिर फोर्स जीरो नहीं होगा। चलो सेकंड पर बात करते हैं हम लोग टॉर्क पे। तो टॉर्क, यस टॉर्क लगता है, वहां पर कितना लगता था डायपोल में? पी क्रॉस सी, यहां पर भी टॉर्क लगेगा, टॉ इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड वाइज कितना बोलेंगे? तो एम बी साइन थीटा। क्या टॉर्क कभी जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। टॉर्क के जीरो होने के लिए मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या पैरेलल होना जरूरी है, यानी थीटा का या तो जीरो या तो 180 होना जरूरी है, ठीक है। अगर मान लेते हैं बार मैग्नेट है तब तो एम ही रखो, अगर वो करंट कैरिंग लूप हो गया तो एम के जगह पर क्या रखोगे बोलो? सॉरी, तो ऐसे में एम के जगह पर क्या रखोगे? एन आई ए, एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट, ए इज द एरिया ऑफ लूप। टॉर्क निकल गया, ओके। तीसरा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो U इक्वल्स टू कितना लिखेंगे? तो माइनस एम बी कॉस थीटा, U इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, क्या इसमें भी दो पोजीशंस होते थे? यस, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसमें भी दो होंगे, ये समझाता हूं कैसे। तो अगर मान लेते हैं ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसा है, ये लो, इसको मैं दूसरे कलर से कर दे, अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, तो देखो थीटा जीरो हो गया, और अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट है तो यानी थीटा 180 हो गया, तो ये वाला जो पोजीशन है, दिस पोजीशन इज व्हाट? स्टेबल,
दिस पोजीशन इज व्हाट, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये वाला जो पोजीशन है ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे वो उसको मैंने m दे दिया तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। वो जो है m के जगह पर वो ऐसे करके भी दे सकता है। ये करंट कैरिंग लूप हो गया, इसमें करंट जो है वो कुछ ऐसा है। तो करंट जो ऐसा है तो इसका मतलब हो गया कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट उधर है। यहां पर वो ठीक ऐसा ही लिखेगा, लेकिन इसमें जो करंट होगा वो उल्टा हो जाएगा। तो इसमें जो है करंट कुछ ऐसा हो गया, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ही इक्विलिब्रियम पोजीशन है, बट एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। स्टेबल पर पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस एम बी, अनस्टेबल पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस एम बी। याद रहेगा? ओके। एग्जाम में हमारा एक क्वेश्चन भी आया था, मैं एक क्वेश्चन को यहां पर बात करता हूं। ये दिया हुआ था एंड दे हैड गिवन 3 पोजीशंस। एक पोजीशन ये था, एक पोजीशन ये था एंड एक पोजीशन ये था लूप का, 1 2 3। इसमें करंट कुछ ऐसा, इसमें करंट कुछ ऐसा, इसमें भी करंट कुछ ऐसा। यहां पर ये था मैग्नेटिक मोमेंट, यहां पर ये था मैग्नेटिक मोमेंट और यहां पर ये था मैग्नेटिक मोमेंट। ऐसे करके दिखा दिया। बताओ सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कौन से वाले स्टेप में है, 1 में है, 2 में है या 3 में है? तो 1 में थीटा इज 0 क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही उधर है, 2 में थीटा 90, लेकिन 3 में जो है थीटा लेस देन 90 है। लेस देन 90 बात समझ में आ रहा है? ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड, ये है बी और ये है तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये वाला एंगल काउंट होगा। तो ये जो है ये थीटा इट इज लेस देन 90। यहां पर जो है ये जो थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये थीटा इक्वल टू 90 और यहां जो है ये यही सेम डायरेक्शन है, तो यानी यहां पर थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो जब थीटा 0 डिग्री होता है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, तो ये इसमें जो u होगा वो मिनिमम होगा। और थीटा जितना बढ़ते जाएगा पोटेंशियल एनर्जी उतना ही बढ़ते जाता है। तो सबसे बड़ा थीटा किसमें है, इसमें है। तो 2 पोटेंशियल एनर्जी इन पोजीशन 2 इज ग्रेटर देन, ये इन तीनों में सबसे ज्यादा है, इज ग्रेटर देन u3 और सबसे कम किस पोजीशन का है, 1 u1। ठीक है, ये हमारा जो एग्जाम का पीवाईक्यू है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो आप चाहे बार मैग्नेट को रखो चाहे लूप को रखो, दोनों का एक ही बात है, सिमिलर ही फिनोमिना अराइज होगा। ठीक है भाई, यहां तक भी हमने बात समझ में आ गया है। एक और एक्स्ट्रा नोट मैं आपको समझाता हूं। यहां पे नोट में है जायरोमैग्नेटिक रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, ये समझो। ये जो होता है ये m और l के रेशियो को कहते हैं। m मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और l मतलब एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, m मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और l मतलब एंगुलर मोमेंटम। किसका? तो जब एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा होता है, जब एक चार्ज पार्टिकल किसी भी इफेक्ट से, है ना, वो अगर मान लेते हैं रोटेट कर रहा होता है, तो ऐसे में इसका चार्ज पार्टिकल का जो है वो इफेक्टिवली वो क्या जनरेट कर दिया, करंट जनरेट कर दिया, है ना। वो इफेक्टिवली क्या जनरेट कर दिया, करंट को। तो ऐसे में बताओ क्या इसका मैग्नेटिक मोमेंट नहीं बनेगा? तो क्योंकि ये करंट कैरिंग लूप बन गया ना, तो करंट कैरिंग लूप बन गया तो यानी करंट हो गया, एरिया तो है ही, तो इसका I इंटू ए अगर डाल देंगे तो यहां पर इसका क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। और इसका एंगुलर मोमेंटम तो है ही क्योंकि m है, मास तो होगा ही इसका, और जो भी स्पीड है v और जो रेडियस है r, है ना। तो m और l के रेशियो को, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। एंड दिस इज अ कांस्टेंट, दिस रिमेन्स अ कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है q बाय 2m। q मतलब चार्ज और m मतलब मास। q का मतलब है चार्ज, m का मतलब है मास। तो m बाय l इक्वल्स टू q बाय 2m फॉर ऑल चार्ज पार्टिकल्स। फॉर ऑल चार्ज पार्टिकल्स m और l का रेशियो जो है वो q और 2m के रेशियो के बराबर होता है। अगर हम लोग इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो m इज इक्वल्स टू q बाई 2m इंटू l। m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू दिस रोटेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। l क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द चार्ज पार्टिकल अबाउट द सेंटर। समझ में आता है? तो ये रेशियो भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर मैं मान लेता हूं इलेक्ट्रॉन का, पीवाईक्यू के बारे में बात कर रहा हूं, उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा था, तो इलेक्ट्रॉन के लिए m और l का रेशियो q की जगह पर क्या रखोगे, माइनस c। इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस सी, तो यानी यहां पर हो जाएगा माइनस ई बाई 2m। अगर ये प्रोटॉन होता तो प्लस ई बाई 2m। जो भी दूसरा चार्ज पार्टिकल दे दे उसका यहाँ पे वैल्यू दे दो, m और l का वो रेशियो बन जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया गायरोमैग्नेटिक रेशियो। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं सबसे पहले मैग्नेटाइजिंग फील्ड पर।
चलिए इसको आप समझिए, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम लोग लिखते हैं H, ठीक है, H से। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड बी से जिसको लिखते थे मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय म्यू नॉट इज डिफाइंड एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। H is equals to B by mu naught. Magnetic field divided by permeability of free space is defined as magnetizing field. अगर हम लोग बात करें तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो होता है इट डिपेंड्स अपॉन करंट। अगर हम लोग बात करते हैं जैसे कि एक सोलेनॉइड का, फॉर एग्जांपल ये याद रखना, इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर सोलेनॉइड का अगर मैं बात करूं, फॉर सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड के लिए B इक्वल्स टू क्या लिखते हो, म्यू नॉट एन आई लिखते हो ना, म्यू नॉट एन आई। तो अगर मैं इसके लिए H के लिए बात करूं तो H हो गया B बाय म्यू नॉट, यानी B बाय म्यू नॉट का वैल्यू कितना हो गया, Ni। तो एक सोलेनॉइड के लिए H इक्वल्स टू कितना होता है, Ni। कितना होता है, Ni। N क्या होता था, याद करो, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न्स पर यूनिट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी पर मीटर, और I मतलब तो हो गया एम्पियर। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड का जो यूनिट बनेगा वो एम्पियर पर मीटर। प्लीज रिमेंबर दिस, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज एम्पियर पर मीटर, इसका जो यूनिट है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज एम्पियर पर मीटर, इट इज इट्स यूनिट, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है, ओके। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड बाय व्हाट, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, याद रहेगा ना, ओके। दिस इज व्हाट मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इट इज एक्चुअली स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स। जैसे ये एक सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड जो है इसके स्ट्रेंथ को ये इंडिकेट करता है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग फील्ड को क्रिएट कर सकता है। तो जितना यहाँ पर ज्यादा करंट को पास करोगे उतना ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जनरेट कर सकता है। अब ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड में अगर कोई भी एक सब्सटेंस को रख दो तो वो सब्सटेंस को ये मैग्नेटाइज करेगा, और मैग्नेटाइज करने का मतलब उसके डायपोल्स एक डायरेक्शन में ओरिएंट होंगे, तो यानी उसमें मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, समझ में आता, मतलब उसमें आई डेवलप होगा। तो हम लोग H को अप्लाई करेंगे और आई बनाएंगे। तो H क्लियर हुआ। तो कभी भी अगर हमें H मालूम हो, तो B और H के बीच का रिलेशन क्या है, तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू H। B इक्वल्स टू क्या हो गया, म्यू नॉट इंटू H। म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी। तो ये किस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं फिलहाल के लिए, तो म्यू नॉट जो है वो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है। तो इन फ्री स्पेस या फिर यहां पर कह लो इन एयर, B इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू H। अगर मान लेते हैं इन एनी अदर मीडियम, ठीक है, इन अ मीडियम का अगर मैं बात करूं, तब यहां पर B इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, तो म्यू नॉट ना लिख करके म्यू इंटू H लिखेंगे, यानी म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू H, ऐसे करके लिखेंगे। द रिलेशन इज, समझ आ रहा है। अगर मैं बात कर रहा हूं एयर में तो H इक्वल्स टू बी बाई म्यू नॉट। देन अगर कोई और मीडियम रहेगा, इन एयर के लिए ये वैलिड है इक्वेशन, तो इन एयर H इक्वल्स टू बी बाई म्यू नॉट। कोई और मीडियम होता तो बी बाई म्यू हो जाता। बात एकदम से क्लियर है, बी और H का रिलेशन बिल्कुल से क्लियर होना चाहिए। B इक्वल्स टू म्यू नॉट H कहां लिख सकते हो, एयर में, मीडियम में B इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर इंटू H। ठीक है भाई, एकदम से बात समझ में आ गया। अब हमें समझना है, अगर एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को हमने किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, किसी एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा, तो क्या होगा। तो भाई ये तो डिपेंड करता है कि वो मैग्नेटिक सब्सटेंस कैसा है। तो अब मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर में पहले सोच लेते हैं। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये देखो, तो मैग्नेटिक सब्सटेंस इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप का होता है। तो पहला जो टाइप है वो है डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो ये पहला है। तो डायमैग्नेटिक जो है ये कहीं ना कहीं रिपेलिंग नेचर का होता है, इट इज ऑफ रिपेलिंग नेचर। मतलब क्या है इस रिपेलिंग नेचर का, तो इस रिपेलिंग नेचर का मतलब मैं समझाता हूं। अगर मान लो कि ये रहा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड H, इसमें अगर हमने मान लेते हैं ये एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करेगा, अपने डायपोल्स को ऑपोजिट में ओरिएंट करेगा, और ऑपोजिट में ओरिएंट करने की वजह से ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है इसको ये रिपेल करेगा।
तो ये रिपेल जब करेगा तो यानी कि ये वाले जो लाइंस है, ये लाइन ये सीधे ना रह करके ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये देखो ये रिपेल हो रहा है उससे। तो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो दूर जा रहा होता है, जहां पर भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वहां से वो दूर जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर रहा होता है। बात समझ में आ रहा है? तो इट इज ऑफ रिपेलिंग नेचर। ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग रिपेल करता है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ रिपेल करता है। तो ये रिपेलिंग कैरेक्टर के वजह से इसका जो साई होता है, साई सॉरी काई, काई वही एक्स वाला, तो उसका जो काई होता है दैट काई वैल्यू इज निगेटिव। काई वैल्यू इज नेगेटिव। अब ये नेगेटिव में भी कहां से कहां तक, तो काई इज नेगेटिव बट इसका जो वैल्यू है वो -1 से बड़ा ही होगा और 0 से छोटा होगा, तभी तो इसको नेगेटिव कह रहे हैं। तो काई लाइज बिटवीन -1 एंड 0। ध्यान में रहेगा इतना सारा बात। काई लाइज बिटवीन -1 एंड 0। इसके लिए, तो इसके लिए जब भी हम लोग आई और एच का कर्व को ड्रॉ करेंगे, एक सेकंड रुको, चलो यहां पर देखो। इसके लिए जब भी हम लोग आई वर्सेस एच, आई वर्सेस एच को अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा? तो आई इक्वल्स टू काई एच था ना, आई इक्वल्स टू द रिलेशन वाज व्हाट, आई इज इक्वल्स टू काई इनटू एच। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन ही बनता है लेकिन इसका काई वैल्यू नेगेटिव होता है, तो दिस कर्व विल बी लाइक दिस। ध्यान में रखना पड़ेगा तुम्हें, दिस कर्व इज लाइक दिस। ध्यान में रखना कि ये वाला जो है ये 45 डिग्री से कम होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट द कर्व इज। अब बोलोगे ये 45 डिग्री वाला लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? तो 45 डिग्री वाला लाइन जो है वो सुपर कंडक्टर को इंडिकेट करता है। सुपर कंडक्टर इज द परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। सुपर कंडक्टर्स आर परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, उसके बियॉन्ड और कुछ नहीं होता है, दैट इज द मैक्सिमम डायमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये जो 45 डिग्री वाला जो लाइन होता है वो सुपर कंडक्टर्स के लिए होता है। तो आई एच क्लियर हो गया, आई एच कर। ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया। एक रिलेशन मैं तुम्हें और समझाता हूं, म्यू आर का। ठीक है, म्यू आर का एक रिलेशन और भी समझाने का ट्राई करता हूं, रुको इसको और छोटा कर देते हैं, रहने दो। देखो म्यू आर जो होता है, म्यू आर वो होता है 1 प्लस काई, डेरिवेशन यहां पर नहीं देखना है। म्यू आर जो होता है वो 1 प्लस काई। अब काई का यहां पर वैल्यू को चेक करो, ये देखो काई, काई लाइज बिटवीन -1 एंड 0। तो 1 प्लस काई, तो 1 में अगर ऐड कर देंगे तो डायमैग्नेटिक के लिए म्यू आर का पहले ये रिलेशन समझ में आ गया, इसको आपको याद में रखना है। म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस काई। तो 1 प्लस काई मतलब अगर डायमैग्नेटिक के लिए हमें लिखना है तो म्यू आर का वैल्यू तब 0 से बड़ा हो जाएगा लेकिन 1 से छोटा रहेगा। तो ये पहचानने का, तो ये देखो फिर से एक बार मैं लिखता हूं, डाई के लिए दो वैल्यू को तुम्हें ध्यान में रखना है, एक काई और एक म्यू आर। तो काई जो वैल्यू होता है ये काई इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -1, और म्यू आर जो होता है वो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, कुछ ऐसा आएगा। चलो याद आपको करना ही है। आई एच कर्व प्लीज रिमेंबर ये 45 डिग्री से थोड़ा कम होता है। ठीक है, और ये एक रिपेलिंग नेचर का होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिपेलिंग तो नहीं लेकिन हाँ रिपेलिंग नेचर का होता है, वीकली रिपेलिंग बोल सकते हो। अच्छा, डायमैग्नेटिज्म किस कारण से जनरेट होता है? कुछ खास नहीं है, ये सब रीजन हमारे नीट में नहीं पूछता है, इसीलिए यहाँ पे बात करके कुछ फायदा नहीं है। ये कहीं ना कहीं ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जनरेट होता है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डायमैग्नेटिज्म जो है वो एक यूनिवर्सल कैरेक्टर है। यूनिवर्सल कैरेक्टर कहने का मतलब कि हमेशा ही ऑर्बिटल मोशन तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो यानी डायमैग्नेटिज्म बिहेवियर भी रहेगा। चलो पहला तो ये क्लियर हो गया, व्हाट इज डायमैग्नेटिज्म। चलिए सेकंड पर आते हैं। तो सेकंड टाइप का जो सब्सटेंस है दैट वन इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरा, तो पैरा के लिए क्या है? तो जो जो सब भी बातें यहां पर आप समझे हो यही सारे बातें को समझो। जैसे यहां पर क्या देखो, रिपेलिंग नेचर का है, तो यहां पर हम लोग रिपेलिंग नहीं बोलते हैं बल्कि यह क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिंग नेचर का होता है। तो लेकिन क्या ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिंग होता है? नहीं, अट्रैक्टिंग नेचर का होता है, वीकली अट्रैक्ट करता है। क्या मतलब है इस बात का, देखते हैं। तो अगर यहां पर मान ले कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है एच, हमने जो है इसमें एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा है, तो ये सब्सटेंस क्या करेगा कि अंदर में मैग्नेटिक इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में डेवलप करेगा, यानी उसके वजह से ये वाला जो लाइंस है ये कहीं ना कहीं इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर ये लाइंस इस सब्सटेंस के तरफ अट्रैक्ट होने लग गए तो समझ लेना है कि ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का है।
ठीक है। इसके लिए जो काई वैल्यू होता है, काई, दिस काई वैल्यू इज पॉजिटिव, काई वैल्यू इज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव मतलब क्या, तो मोर देन जीरो, काई वैल्यू इज मोर देन जीरो। अब बोलोगे जीरो से कहां तक लेकर के, स्मॉल वैल्यूज, स्मॉल 0.5, 0.6, 0.8। अब बोलोगे क्या 1 से छोटा होना जरूरी है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं, 1 से छोटा होना बहुत जरूरी, 1.1, 1.2 तक भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का ही है। क्लियर है भाई। सो इसमें काई जो होता है वो मोर देन जीरो होता है। अगर इसमें हम लोग आई एच वाले ग्राफ को प्लॉट करें, आई वर्सेस एच को अगर हम लोग प्लॉट करें, तो इट विल बी लाइक दिस, आई एच कर्व फॉर पैरामैग्नेटिक। इसके लिए अगर हम लोग एक पैरा के लिए अगेन अगर हम लोग म्यू आर को लिखते हैं, तो दो वाली बात आपको ध्यान में रखना है, काई और म्यू आर। तो इसके लिए काई जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो, और म्यू आर जो होता है, तो म्यू आर इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला बोलो, 1 प्लस काई। तो 1 प्लस काई यानी इट इज ग्रेटर देन 1। तो लेस देन 1 म्यू आर होने के लिए डायमैग्नेटिज्म, और ग्रेटर देन 1 होने के लिए मतलब ये पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, इतनी सारी बातें को मिनिमम ये याद रखना ही रखना है। ठीक है, ये ग्राफ हो गया एक स्ट्रेट लाइन। चलिए अगला पार्ट को देखते हैं। जो तीसरा टाइप का जो सब्सटेंस है, दैट वन इज फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेट। अब ये जो फेरोमैग्नेट है वो कैसा है, तो ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट, ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को प्रोवाइड करेगा। व्हाट डस इट मीन, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है, इसमें हमने ये वाला एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा है व्हिच इज ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, तो ये इसमें इतने सारे डायपोल्स को ओरिएंट करता है, ठीक है, जिस वजह से ये जो लाइंस थे ना, ये लाइंस कुछ यहां पर आ जाते ऐसे, मतलब यहां पर से ये लाइन से गायब हो जाएगा, ये लाइन जो है ये कुछ ऐसे हो जाएगा, समझा रहे, ये कितना ज्यादा अट्रैक्ट करता है। मतलब एक तरीके से यहां पर से जितने भी लाइंस होंगे ना, ये सब के सब लाइंस यहीं पर खत्म होंगे और इधर से वापस ओरिजिनेट कर जाएंगे। इट इज ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिंग कैरेक्टर जो है इसका। ठीक है, चलो इसमें जो अपना साई वैल्यू है, तो इसमें काई वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है। इसमें जो म्यू आर वैल्यू है, म्यू आर व्हिच इज 1 प्लस काई, इट इज आल्सो ग्रेटर देन 1। इसमें अगर हम लोग आई एच कर्व को ड्रॉ करते हैं, आई एच कर्व को अगर हम लोगों ने ड्रॉ किया, तो ये बड़ा ही कमाल का कर्व होता है। ये इनिशियली तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही रहता है, लेकिन ये जब ज्यादा वैल्यू को होने लगता है तब जाकर के ये एक कांस्टेंट यानी कहीं ना कहीं अपने वैल्यू के सैचुरेशन लेवल पर ये पहुंच जाता है। तो आई बिकम सैचुरेटेड आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ एच। तो ये पूरा पूरा एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता, तो आई एच कर्व इसका इंपॉर्टेंट है, आई एच कर्व इज अ इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, आई एच कर्व फॉर फेरोमैग्नेटिज्म इज इंपॉर्टेंट। तो ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये लास्ट में जाकर के मतलब आई बढ़ाओगे सॉरी एच बढ़ाओगे आई बढ़ेगा, बट एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर के क्या होगा, ये सैचुरेट कर जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोगों को एक और भी चीज समझना चाहिए, एक और, वो है क्या, अगर बात करते हैं हम लोग पैरा का और फेरो का। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्यूरी, क्यूरी, उन्होंने एक लॉ दिया था फॉर द वेरिएशन ऑफ काई, फॉर द वेरिएशन ऑफ काई। काई का पूरा नाम तो मैंने एक भी बार नहीं बोला आप लोगों को, काई का नाम है ससेप्टिबिलिटी। काई मतलब होता है ससेप्टिबिलिटी, काई मतलब होता है, काई को हम लोग पढ़ते हैं ससेप्टिबिलिटी, SUSC, ससेप्टिबिलिटी, बड़ा ही अजीब सा नाम है। ठीक है, तो क्यूरी ने एक लॉ दिया था टू डिफाइन व्हाट, वेरिएशन ऑफ काई फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो काई है ना, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है किसके लिए, पैरामैग्नेटिज्म के लिए। तो मतलब ये टेम्परेचर बढ़ाओगे काई विल डिक्रीज, यानी काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो द कर्व विल बी लाइक दिस। ये लेकिन किसके लिए है, ये ध्यान में से देखो, ये किसके लिए ये लॉ डिफाइंड है, क्यूरीज लॉ, पैरामैग्नेटिज्म के लिए। बट व्हेन वी अप्लाई द सेम क्यूरी लॉ फॉर फेरोमैग्नेटिज्म, तो अगर यहां पर हम लोग क्यूरी लॉ को अप्लाई करते हैं, देन व्हाट वी ऑब्जर्व, वो देखो, वो इंपॉर्टेंट है, काई वर्सेस टी, क्योंकि क्यूरी लॉ इज गिवन फॉर ओनली पैरामैग्नेटिज्म बट वी कैन अप्लाई ओवर हियर आल्सो। तो जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना,
तो इनिशियली काय का वेरिएशन हमें ऑब्जर्व नहीं होता, इनिशियली हमें काय का वेरिएशन ऑब्जर्व नहीं होता, लेकिन एक टेम्परेचर के बाद फिर हमें काय का वेरिएशन ऑब्जर्व होता है। अगेन काय डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, तो जिस टेम्परेचर के बाद ऐसा काय डिक्रीज करता है दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर, टीसी। तो काई also decreases with temperature for ferromagnetism, but not before critical temperature, it's after the critical temperature. That critical temperature is known as Curie temperature. क्या ध्यान में रहेगा सर? रहेगा, बिल्कुल रहेगा। नहीं रखने का उपाय क्या है तुम्हारे पास, बताओ तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सारा का सारा मैग्नेटिक सब्सटेंस देख लिया। आप लोगों को सारे रिलेशंस जो इंपॉर्टेंट थे वो मैं एक जगह पर लिख देता हूं। पहला रिलेशन जो आया वो था I इज इक्वल्स टू m बाई वी। m स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक मोमेंट, v स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, पहला रिलेशन। दूसरा वाला जो रिलेशन था वो था I इज इक्वल्स टू काई इंटू एच, आई इज इक्वल्स टू काई इंटू एच, इंपॉर्टेंट है। ओके, तीसरा जो रिलेशन आया दैट वन इज म्यू आर इक्वल्स टू काई प्लस वन। ठीक है, चौथा जो रिलेशन हमें याद रखना है वो है b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। ठीक है, दीज आर द फोर रिलेशंस जो कि हमने अभी अभी बात किया है। एक फिफ्थ रिलेशन में अभी और आपको समझाता हूं। ठीक है, जो रिलेशन बिटवीन बी, एच एंड आई, इन तीनों के बीच में। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट है। सो दिस 5 रिलेशंस आर ओनली देयर, इसी को आपको यूज करना है आपके एग्जाम में। तो B इज इक्वल्स टू, ये जनरल रिलेशन लिख रहा हूं, B इज इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच, वो तो हम लोगों ने लिख ही लिया, बट B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स H प्लस आई। B is equals to mu naught times H plus I. Actually, this is only the basic equation from where this relation has been derived. This relation or this relation, both the relation has been derived from here only. चलो, अभी के लिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट पे नहीं जाता हूं। तो B is equals to, आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है, B is equals to क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जनरल लॉ है, किसी भी मीडियम के अंदर भी आप यही अप्लाई करोगे। तो यहां पर रहेगा म्यू नॉट इनटू यहां पर क्या है H, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जिसका यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर। H और I जो है, देखो H और I एक दूसरे के साथ एडेड फॉर्म में है, तो जो यूनिट H का रहेगा वही यूनिट I का भी रहेगा, है ना। तो H प्लस I, H इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, I इज द इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। तो म्यू नॉट टाइम्स H प्लस I। अगर हम लोग इसी रिलेशन को फ्री स्पेस में अप्लाई करें, इन फ्री स्पेस यानी एयर, तो फ्री स्पेस में I यानी वहां पर तो कोई डायपोल होता नहीं है, तो डायपोल नहीं होगा, तो वहां पर I का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो म्यू नॉट इंटू एच बन जाएगा। कहां पर, फ्री स्पेस में। इसीलिए फ्री स्पेस में म्यू आर का वैल्यू 1, तो म्यू नॉट इंटू एच। लेकिन किसी भी और मीडियम के अंदर में वहां पर जो है डायपोल्स होते हैं, तो वहां पर डायपोल्स का ओरिएंटेशन पॉसिबल है, इसलिए वहां पर I प्रेजेंट रहेगा। सो H प्लस I इंटू म्यू नॉट, और इसी को अल्टीमेटली क्या लिख देते हैं हम लोग, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। मैं आपको यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करवाना चाह रहा हूं, अदरवाइज दिस पर्टिकुलर वैल्यू एंड दिस वैल्यू आर सेम। अगर इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे तो ये रिलेशन निकल करके आ जाएगा। ठीक है, सो कैन वी रिमेंबर ऑल दिस 5 रिलेशंस? ऑल द 5 रिलेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द 5 रिलेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर इट। ओके, अर्थ मैग्नेटिज्म को हमें यहाँ पर अब डिस्कस करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्थ मैग्नेटिज्म इज ऑल्सो नॉट द पार्ट ऑफ द नीट। ठीक है, आपको अभी मैंने जितना पार्ट का रिवीजन करवाया है, फ्रॉम हियर मैग्नेटिज्म का पार्ट 1 और ये है पार्ट 2, दोनों से मिला करके 4 क्वेश्चन आपको अपने नीट में देखने को मिलेगा। आप अपने इस 4 क्वेश्चंस को डेफिनेटली एंश्योर करो। ठीक है, फिर ऐसे कमिंग टॉपिक्स को इतना अच्छे से पढ़ो कि जितने क्वेश्चंस आए वहां पर से उतना हो जाए। इसको पढ़ने के बाद क्या करना है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था। मॉड्यूल खोलना है, सॉरी मॉड्यूल कह रहे, अपना नोट्स खोलना है। नोट्स में आप थ्योरी को, इसको देखने के बाद अपने थ्योरी पर टाइम अगर 2 मिनट देते हो, तो उसका 3 गुना टाइम यानी 6 मिनट के आसपास का टाइम आपको देना है उसके एसोसिएटेड क्वेश्चंस पे, आपके नोटबुक में ही जो सब बने हुए हैं। तो 1:3, 1:4 का रेशियो बना करके रखो, क्योंकि थ्योरी का रिवीजन अब कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद तब फिर अपना मॉड्यूल पे जाओ, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पे, और फिर तब पीवाईक्यू पे जाओ, और अपना चैप्टर का काम खत्म हो गया। फिर इसके बाद ट्रैक योर प्रिपरेशन पे जाने की उतना जरूरत नहीं है, उसके लिए तो आप यहाँ पे एग्जाम दे ही रहे हो, अपने जितना भी आपका प्रिपरेशन लेवल है उसको चेक करने के लिए। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।